हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। ये यूपीपीएससी 2021 के लिए वीकली क्विज सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। ये इसका पार्ट 1 है। ये क्विज सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये टेलीग्राम पे जो डेली क्विज होते हैं उसका वीकली कंपाइलेशन है विद एक्सप्लेनेशन। और 2020 में लगभग 10 to 15 क्वेश्चन डायरेक्ट इस क्विज से आए हैं, तो आप इसको ये देख सकते हैं। और ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 26 अक्टूबर से 2021 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। और जो हमारा प्रीलिम्स 2020 वाला कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चंस आए हैं, तो आप नीचे वेरीफाई कर सकते हैं। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे वेरीफाई कर सकते हैं। और 2021 कोर्स का आपको टाइम टेबल भी नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट। यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला, 8 बीचेस ऑफ इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड द ब्लू फ्लैग, एंड सेकेंड, द सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है वो बीचेस, मरीन और सस्टेनेबल जो बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर है उनको दिया जाता है। बेसिकली इट सर्व एज अ इको लेवल। और बेसिकली जो सर्टिफिकेशन है इज़ नोन एज द इंडिकेशन ऑफ द हाई एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। और अभी जो इंडिया है उसको 8 बीचेस को जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। उसमें शिवराजपुर जो द्वारका में है, घोगलू में, कसारगोड और पदुबिद्री जो है कर्नाटका में, कप्पड़ जो केरला में, और ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन पुरी उड़ीसा, एंड राधानगर अंडमान एंड निकोबार। और स्पेन जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसने जो ये लिस्ट है वो टॉप करी है। स्पेन की जो बीचेज़ हैं 560 जो बीचेज़ हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। और उसके बाद ग्रीस एंड फ्रांस। और इससे पहले जो है चंद्रभागा बीच थी उड़ीसा की जो कोणार्क कोस्ट पे है, उसको ये टैग जो है उसने ये फर्स्ट जो ऐसी बीच थी जिसने ये टैग सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। और अब इंडिया जो है 50 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, और उस कंट्री में अब इंडिया भी, उन जो कंट्रीज़ हैं वो उसमें इंडिया भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, अ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम बेस्ड इन। तो ये जो नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है FEE, ये डेनमार्क में बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला, रुद्रम इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल। सेकंड, इसको इसरो ने डेवलप किया है। तो इसका आंसर है आंसर ए। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो रुद्रम है वो फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और इसको जो है वो इसरो ने नहीं DRDO ने डेवलप किया है। और ये अभी सक्सेसफुली टेस्ट हुई है सुकोई जो 30 है ईस्ट कोस्ट से, और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है, और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। Question number 4, which of the following country is often referred to as the only democracy in the Central Asian region? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो अकेली एक डेमोक्रेसी है सेंट्रल एशियन रीजन में? तो इसका आंसर है आंसर डी, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल एशिया में, और ये एज अ रिफर्ड होती है एज द ओनली डेमोक्रेसी इन द रीजन। और ये जो बॉर्डर करती है वो कजाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, और जो इसकी कैपिटल है वो है बिश्केश। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला, अक्टूबर 10 मार्क्स द 15 ईयर सिंस द implementation of the Right to Information Act. Second, in normal course, information to an applicant is to be supplied within 30 days from the receipt of the application by the public authority. तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अक्टूबर जो है 12 जो है वो मार्क्स द 15 ईयर ऑफ द RTI एक्ट 2005। जो RTI एक्ट 2005 में हुआ था वो अक्टूबर 12 को उसको 15 साल हो गए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब आप कोई भी एक RTI एप्लीकेशन जो अपने PIO को देते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, तो इन नॉर्मल कोर्स जो उनको आपको वो इन्फॉर्मेशन वापस सप्लाई करनी होती है, विद इन 30 डेज सप्लाई करनी होती है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। लर्निंग एडजस्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय यूनिसेफ, and second, it combines quantity, year of schooling and quality, how much kids known at given grade level into a single summary measure of human capital in a society. तो इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, 2 ओनली, क्योंकि जो लर्निंग एडजस्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है बाय वर्ल्ड बैंक, और इट सीक्स टू कंबाइन द एसेस एंड लर्निंग आउटकम इन अ सिंगल मेजर। मतलब जो
आप एक्सेस मतलब और लर्निंग आउटकम क्या होगा उसको एक सिंगल मेजर में कंबाइन करने के लिए की ये पहल है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज इशूड अ गैजेट notification stating full waiver on road tax on the battery operated vehicle under the electric vehicle policy? तो कौन से स्टेट ने जो है रोड टैक्स पे जो है वो फुल वेवर दिया है कि जो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं? तो इसका आंसर है आंसर सी, न्यू दिल्ली। इस बार एक क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी जो स्टेट या यूटी है उसने फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की है, तो उसका आंसर भी दिल्ली था। एंड क्वेश्चन नंबर 8, चूज द रॉन्ग। यहाँ आपको कुछ बीचेस गिवन है, आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। तो इसका आंसर है आंसर बी, शिवराजपुर। तो शिवराजपुर जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, वो द्वारका गुजरात में है। बाकी सब सही है। पदुबिद्री जो है वो कर्नाटका में है, कप्पड़ केरला में है, और राधानगर जो बीच है वो अंडमान एंड निकोबार में है। तो इसका हो गया आंसर आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, हु विल होस्ट द 50th एनुअल स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस इन 2021? तो इसका आंसर है आंसर बी, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10, who has become the first हर घर जल स्टेट in the country by providing tap water connection to every rural household? तो इसका आंसर है आंसर ए, गोवा। तो गोवा एक पहला स्टेट ऐसा बन गया है जिसने अपने जो सारे रूरल हाउस होल्ड है उसको टैप वाटर प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। फेज 1 ऑफ भारत माला परियोजना इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 34,800 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे फ्रॉम 2017 to 2020. Second statement, phase 2 include around 48,000 किलोमीटर ऑफ रोड नेटवर्क अक्रॉस इंडिया बाय 2024. तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, 2 ओनली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो भारत माला परियोजना का जो फेज है उसको जो इम्प्लीमेंट होगा 34,800 किलोमीटर वो 2017 से 2020 तक होगा। मतलब ये 5 साल के लिए जो है वो उसका फेज इम्प्लीमेंट होगा, और फेज 2 जो है वो 48,000 है वो 2024 तक इम्प्लीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, नेचिपू टनल शेल बी कंस्ट्रक्टेड इन। तो ये नेचिपू जो टनल है वो कंस्ट्रक्ट होगा आंसर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो नेचिपू टनल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट होगा ऑन द बेलीपारा चरद्वार जो तवांग रोड है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक। फर्स्ट है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर मनीला में है। सेकंड है कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर है आंसर ए, 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट सही है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला के अंदर है, मनीला फिलीपींस। और सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि चाइना इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है। जो इसके 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं वो जापान एंड यूएसए, जो दोनों 15.6 जो टोटल शेयर है वो ऑक्यूपाई करते हैं। फिर उसके बाद चाइना है वो 6.4, एंड फिर उसके बाद इंडिया है 6.3, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 19 दिसंबर 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ जीएसटी कंपनसेशन एक्ट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, द जीएसटी कंपनसेशन एक्ट गारंटीड स्टेट दैट दे वुड बी compensated for any loss of the revenue in the first 3 years of the GST implementation. Second, the loss of revenue paid using a cess levied on sin and luxury good. तो इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, 2 ओनली। क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 में ये गारंटीड हुआ है कि अगर स्टेट को कोई भी लॉस होता है तो उनको जो फर्स्ट 5 ईयर है उसका कंपनसेशन मिलेगा। मतलब 2022 तक उनका कंपनसेशन मिलेगा। और ये जो कंपनसेशन मिलेगा, कोई भी जो सेस है वो लेवीड होगा सिन और लग्जरी गुड्स से, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे ये कंपनसेशन मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग कंस्टिट्यूटेड इन। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है वो कंस्टिट्यूट हुआ था आंसर डी, 2019 में। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है वो 2019 में
कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। बेसिकली एक ये एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ द इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ काओ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री के अंदर आता है, और ये एज अ इंट्रीगल पार्ट है राष्ट्रीय गोकुल जो मिशन है उसका ये इंट्रीगल पार्ट है। हगोया एंड सेंदई फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर है आंसर बी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो जो सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन है वो 2015 से 2030 तक इम्प्लीमेंट होगा, और बेसिकली ये जो थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर रिस्क की सेंडई जापान में 2015 में, वहाँ ये जो है अडॉप्ट हुआ था, और ये बेसिकली एक सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट है हेओगो जो फ्रेमवर्क है जो 2005 से 2015 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसका ये सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट रिलीज बाय, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन 2020 में आया था ट्रैवल एंड टूरिज्म से क्वेश्चन आया था, तो आपको इस बार जो इंडेक्स है कौन रिलीज़ कर रहा है, रिपोर्ट कौन रिलीज़ कर रहा है, तो उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। तो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट रिलीज बाय, तो इसका आंसर है आंसर सी, वर्ल्ड बैंक। तो ये साउथ एशिया इकोनॉमिक रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, और इस बार जो इसका टाइटल था वो था बीटन और ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 18, न्यू कैलेडोनिया इज इन, तो इसका आंसर है आंसर डी, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो जो न्यूज़ में है या फिर मैपिंग है, आपको उनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार एक बेसिक क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कि डार्लिंग रेंज पूछ रही थी और ये कि कहाँ सिचुएटेड है, तो इस टाइप से आपको मैपिंग पे भी ध्यान देना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी। बेसिकली न्यू कैलेडोनिया एक फ्रांस टेरिटरी है और ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19, द फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज: 1, कंक्रीट प्रोटेक्शन एज अ सब्स्टिट्यूट मटेरियल फॉर Portland cement sand, 2, cement clinker protection, 3, agriculture uses, and 4, stabilization of soft soil। तो जो इसका आंसर है वो आंसर डी है, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो फ्लाई ऐश है वो इन सब में यूज़ होता है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे वो इस बार एप्लीकेशन बेस्ड थे, तो आप इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा। और बेसिकली फ्लाई ऐश जो है वो एक जो है कोल कंबशन प्रोडक्ट है। जब आप कोल का कंबशन करते हैं उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो फ्लाई ऐश है, एंड बेसिकली इट्स कंपोज ऑफ द पार्टिकुलेट दैट ड्रिवन आउट ऑफ द कोल फायर बॉयलर टुगेदर विद द फ्लू गैसेस। क्वेश्चन नंबर 20, चुशुल वैली इज इन, तो चुशुल वैली जो है वो लद्दाख में है। बेसिकली जो इंडिया आर्मी है और चाइना की जो आर्मी है उसके बीच में कुछ ऑफिशियली एग्रीड जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, वो उसमें से एक जो मीटिंग होती है वो इस वैली में होती है। तो आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग द अर्थ शॉट प्राइज 2021। इट इज़ लॉन्च बाय ग्रीन पीस। 2, द प्राइज इज सेंटर्ड अराउंड 5 अर्थ शॉट चैलेंज। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अर्थ शॉट प्राइज 2020 है वो लॉन्च किया है प्रिंस विलियम ने और रॉयल फाउंडेशन ने, और ये जो प्राइज़ है वो पाउंड 50 मिलियन जो है वो फंडिंग होगी फॉर द एनवायरनमेंट एंड द क्लाइमेट क्राइसिस। और ये 5 जो सेंटर चैलेंज है उनके अराउंड है। फर्स्ट इज़ प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर नेचर, सेकेंड इज़ क्लीन आउट एयर एंड revive our oceans, and 4th, build a waste free world, and 5th, fix our climate. Question number 22, which of the following article of the constitution related to borrowing by state? तो इसका आंसर है आंसर बी, 293। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, तो इसका आंसर है आंसर बी, IMF। तो IMF ने जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है अक्टूबर 2020 वो रिलीज़ की है, और इसका टाइटल है अ लॉन्ग एंड अ डिफ़िकल्ट सेंड, और इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है वो रिलीज़ करा है। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इंडिया इज़ द स्लोएस्ट इकोनॉमी अमंग ब्रिक्स कंट्रीज इन 2020, और इसका सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया इकोनॉमी इज़ प्रोजेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 10.3।
तो इसका आंसर है आंसर सी बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन सब में जो इंडिया है वो सबसे पीछे है। और जो इंडिया की जो इकनॉमी है वो 2020 में जो कॉन्ट्रैक्ट होगी वो 10.3% से कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो आप इसमें इमेज में देख सकते हैं इंडिया की जो इकनॉमी है -10.3 से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ब्राज़ील की -5.8, रशिया 4.1, चाइना 1.9 है उसकी, और साउथ अफ्रीका -8, और वर्ल्ड की जो इकनॉमी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो -4.4। तो इंडिया जो है जो ब्रिक्स नेशन में है वो सबसे पीछे है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई? तो इसका आंसर है आंसर डी, मार्स। तो मार्स जो है वो थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बना है। मून एंड वीनस जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हैं, और जो मार्स है वो थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बना है, आउटशाइनिंग द जुपिटर इन द स्काई। और इस इवेंट को जो कहते हैं वो अपोजिशन फिनोमेना कहते हैं, और ये कम से कम जो है 2 साल 2 मंथ्स में जो है टेक प्लेस करता है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टार्स प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू? तो इसका आंसर है आंसर सी, इम्प्रूव्ड एजुकेशन। तो बेसिकली जो यूनियन कैबिनेट है उसने अभी जो वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्टार प्रोजेक्ट है, मतलब स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, इसको जो है अप्रूव किया है। और बेसिकली इसका स्टार्ट प्रोजेक्ट है का काम क्या है कि टू सपोर्ट द स्टेट इन डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेल्यूएटिंग इंटरवेंशन विद डायरेक्ट लिंकेज टू इम्प्रूव एजुकेशन आउटकम, मतलब एजुकेशन आउटकम को इम्प्रूव करना है। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसने जो वर्ल्ड बैंक है वो $500 मिलियन का जो है असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, और इससे 6 स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ? तो इसका आंसर है आंसर बी, आरबीसी। तो थैलेसीमिया जो है वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है रेड ब्लड सेल का। क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग द ऑपरेशन ग्रीन। पहला, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर अभियान। सेकंड, 60% सब्सिडी इज गिवन टू फार्मर फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ लाइक ऑरेंज एंड वेजिटेबल टू द मार्केट बाय रेल। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए, वन ओनली। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान, लेकिन जो इसमें सब्सिडी जो फार्मर को दी जाएगी फॉर ट्रांसपोर्टिंग वो 50% दी जाएगी, ना कि 60%। तो इसका आंसर है आंसर ए। तो इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान, और इसको जो मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग। और इसमें जो सब्सिडी गिवन होगी फार्मर को फॉर ट्रांसपोर्टिंग वो 50% होगी, और 50% सब्सिडी जो होगी वो कोल्ड चेन स्टोरेज, मतलब आपको जो कमोडिटी है उसमें जो आपको स्टोरेज करना है कोल्ड चेन में, उसके लिए भी फार्मर को जो है 50% सब्सिडी प्रोवाइड होगी। और इन सब सब्सिडी को लेने के लिए फार्मर को जो है वो सेल्फ सर्टिफाइड अपने डॉक्यूमेंट जो संपदा पोर्टल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का जो संपदा पोर्टल है, उस पर अपने जो सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करना होगा। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द को प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का को प्रेजिडेंट जो इलेक्ट हुआ है वो है आंसर सी, फ्रांस। तो अभी जो थर्ड असेंबली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वो रिसेंटली हेड हुई है, और इसमें जो इंडिया है वो री इलेक्ट हुआ है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएसए, और फ्रांस जो इलेक्ट हुआ है एज द को प्रेसिडेंट फॉर द टर्म्स ऑफ 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूएनएचआरसी फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन इन अक्टूबर 2020 इलेक्शन? तो अक्टूबर 2020 में जो यूएनएचआरसी के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें एशिया पैसिफिक ग्रुप से कौन सी जो ऐसी कंट्री है वो इलेक्ट नहीं हुई है? तो इसका आंसर है आंसर डी, तजाकिस्तान। तो बेसिकली जो टोटल 15 कंट्रीज़ इलेक्टेड हुई हैं। यूएनएचआरसी जो है 47 नेशन का एक काउंसिल है, और इसमें जो कंट्रीज़ इलेक्टेड हुई हैं वो पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल एंड चाइना इलेक्ट हुई है। और
कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो आउट ऑफ एशिया पैसिफिक जो इलेक्ट हुई हैं वो रशिया, क्यूबा हुई हैं, और ये 2 कंट्री जो हैं वो अनअपोज्ड हैं। क्यूबा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्यूबा को जो है वो यूएसए अपोज़ कर रहा था, मतलब उसकी मेंबरशिप यूएसए नहीं चाहता था कि उसकी यूएनएचआरसी में मेंबरशिप हो। और ऑलरेडी जो एशिया पैसिफिक स्टेट में 13 कंट्रीज़ हैं, और ऑलरेडी जो इसकी कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट हैं वो है अफ़गानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, फिजी, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड कतर। क्वेश्चन नंबर 31, 2020 नोबेल पीस प्राइज़ अवॉर्डेड टू। तो 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अवार्ड हुआ है। तो इसका आंसर है आंसर सी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो 1961 में फाउंड हुआ था, और ये एक फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशन की, और इसका बेसिकली काम है कि हंगर एरेडिकेशन और प्रमोट द फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। और ये एक जो फंड होती है वो पूरा, और इसका वॉलंटरी डोनेशन होता है, इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है, तो आपको वॉलंटरी डोनेशन है, और इट इज़ अ मेंबर ऑफ यूएनडीपी, एफएओ एंड आईफेड। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट राइनो रेंज नेशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो राइनो रेंज नेशन नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर सी, थाईलैंड। तो बेसिकली 5 जो राइनो रेंज नेशन कंट्री हैं वो इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया हैं, और इन कंट्रीज़ ने मिलके जो है द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन राइनो एशियन राइनोज 2019 जो है वो साइन किया था फॉर द कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज़। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है। इंडियन राइनो विजन 2020 इज लॉन्च्ड इन 2018। दूसरा, इट एम्स टू अटेन अ वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 3000 ग्रेट वन राइनो स्प्रेड ओवर 7 प्रोटेक्टेड एरिया इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम बाय द ईयर 2020। तो इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, 2 ओनली, क्योंकि इंडियन राइनो विजन 2020 है वो 2005 में लॉन्च हुआ था, 2018 में लॉन्च नहीं हुआ था, और इसका जो मेन एम है टू अटेन अ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 3000 ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसॉर बाय 2020। और जो नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है वो 2019 में लॉन्च हुई थी टू कंजर्व द ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसॉर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट इन असम। तो इसका आंसर है आंसर सी, जलदापारा। तो जो जलदापारा जो है वो नेशनल पार्क जो है वो असम में नहीं है, बाकी सारे हैं। तो जो असम में नेशनल पार्क है वो काजीरंगा, पबितोरा, औरंग और मनस, और जलदापारा और गोरुमारा जो नेशनल पार्क है वो वेस्ट बंगाल में है। बेसिकली यहाँ जितने भी ये नेशनल पार्क हैं वहाँ यहाँ सारे वन हॉर्न राइनोसॉर पाए जाते हैं। और एक है जो है दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भी ये वन हॉर्न राइनोसॉर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएचआरसी लोकेटेड। तो इसका आंसर है आंसर ए, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 36, नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर। इसका आंसर है आंसर सी, 1958। तो इस जो क्वेश्चन है उसके इस तरह से भी आ सकता है कि आपको ये डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कौन से ईयर में सेटअप हुआ था, लेकिन बहुत बार इसके चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको काफ़ी सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपको ये दे दी और आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि ये कब कब हुई थी, तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आपको 1 या 2 के बारे में भी पता है कि कौन सा ईयर था, तो इससे आप ईजिली जो है वो क्रोनोलॉजी में लगा सकते हैं। तो आंसर सी, 1958। क्वेश्चन नंबर 37, इंडिया हैज़ रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹75 डिनोमिनेशन टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ। तो इसका आंसर है आंसर बी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO की जो है वो 17th एनिवर्सरी है, तो बेसिकली FAO ने अपनी 17th एनिवर्सरी जो अभी सेलिब्रेट करी है, और FAO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और बेसिकली इसका काम है कि इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर, और इसका हेडक्वार्टर रोम और इटली में है। ये 16 अक्टूबर 1945 को जो है वो फाउंड हुआ था, और इसी ने जो है वो इंडिया का जो प्रपोजल था टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस इन 2016 और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2020 उसको इंडोर्स किया था। Question number 38, dash is the process of increasing nutritional value of food crop by increasing the density of vitamin and mineral in a crop। तो इसका आंसर है आंसर बी, बायो
फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन का काम है कि कोई भी जो आपका फूड क्रॉप है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर देना, इन अ क्रॉप में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर देना। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, न्यू शेपर्ड इज एन, तो न्यू शेपर्ड जो है वो एक आंसर, इसका आंसर हो गया आंसर सी, रॉकेट सिस्टम है। तो बेसिकली इट्स अ रॉकेट सिस्टम जिसका काम है कि जो टूरिस्ट हैं उनको स्पेस पे सक्सेसफुली लेके जाना। और ये जो सिस्टम है वो बिल्ड किया है जेफ बेजोस ने, जो मतलब जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने ये जो है सिस्टम बिल्ड किया है। और उनकी जो कंपनी का नाम है वो ब्लू ओरिजिन है। और जो न्यू शेफर्ड जो नाम रखा गया है वो बेसिकली एक जो पहले एक ऐसे एस्ट्रोनॉट थे एलन शेफर्ड जो फर्स्ट अमेरिकन थे जो स्पेस पे गए थे, उनके ऊपर ये रखा गया है। और एक आपको यहाँ ध्यान देना है कि एक कर्मल लाइन होती है, बेसिकली ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज बाउंड्री है ऑफ स्पेस। मतलब अगर आप इस लाइन को क्रॉस कर देते हो तो यू आर आउट ऑफ द स्पेस, तो ये कर्मल लाइन होती है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40, होलोग्राम इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट, तो इसका आंसर है आंसर सी, 3D इमेजेस। क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया विल डिलीवर अ किलो क्लास सबमरीन INS सिंधु V2, तो इसका आंसर है आंसर सी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग GST। पहला स्टेटमेंट है जो GST इंट्रोड्यूस हुआ 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 से इंट्रोड्यूस हुआ। सेकंड, इट इज़ लेविड एट द फाइनल कंजम्पशन पॉइंट, तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो GST जो इंट्रोड्यूस हुआ वो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से तो इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन ये 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बेसिकली इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, वेट हो गया, सर्विस हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, इन सबको सब्ज्यूम कर लिया है उसने, और ये जो है फाइनल कंजम्पशन पॉइंट पे लेवीड होता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 43, अ मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ UPPSC, आपको इस तरह से बहुत सारे आपको एक्ट या फिर कन्वेंशन दे देगा आपको एनवायरनमेंट के, और उनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 2 प्रोजेक्ट एलिफेंट, 3 माइक प्रोग्राम एंड 4 रामसर कन्वेंशन। तो इसका जो आंसर है आंसर डी, 4, 1, 2, 3। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन जो हुआ था 1971 में हुआ था, इम्प्लीमेंट लेटर हुआ है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हुआ, एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड माइक जो प्रोग्राम है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ये 2003 में लॉन्च हुआ। तो इसका आंसर है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है। वर्ल्ड फूड डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 17 अक्टूबर। दूसरा है थीम फॉर 2020 इज ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है, और जो 2020 की थीम है वो ग्रो, नरिश, सस्टेन एंड टुगेदर। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से हैं, आप जो थीम है वो हमेशा इंग्लिश में याद करिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि UPSC जब ट्रांसलेशन करता है और जो बुक में अगर आपकी हिंदी वाली जो थीम होती है वो कभी कभी मिसमैच हो जाती है, लेकिन इंग्लिश वाली थीम जो है वो हमेशा बिल्कुल सेम रहती है। तो आपकी जो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमेशा जो थीम है वो इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करिए। तो आंसर 44 का हो गया आंसर बी, वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको OMO भी कहते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल बाय RBI और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेकेंड, इट इज़ वन ऑफ द क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए है, 1 ओनली।
तो OMO क्या है, सेल परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल, RBI या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक को कोई भी कंट्री का वो परचेज करता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट्स अ क्वांटिटेटिव टूल। तो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें दो तरह के टूल होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एंड एक क्वांटिटेटिव टूल होता है। तो क्वांटिटेटिव टूल में जैसे आपके CRR, SLR ये सब आ गए, तो OMO भी एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल है, तो इट्स नॉट अ क्वालिटेटिव टूल। तो इसका आंसर हो गया आंसर A, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर म्यांमार। तो इसका आंसर है आंसर C, त्रिपुरा। तो जो स्टेट जो म्यांमार को बॉर्डर करते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड द मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 47, एशियान कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। तो एशियान के अंदर कितने देश शामिल हैं। तो इसका आंसर है आंसर B, 10। तो एशियान के अंदर जो है वो 10 जो देश हैं वो शामिल हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैप में भी और यहाँ लिखा हुआ है, तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो एशियान के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर। तो इसका आंसर है आंसर C, 2005। तो ये एक्ट है जो वो 2005 में इनेक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, महिला किसान दिवस एंड इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑब्जर्व ऑन। तो इसका आंसर है आंसर A, 15 अक्टूबर। तो ये 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इस बार जो है वो इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 है। तो कौन कौन से कंपोनेंट के बेसिस पे ये रैंक डिसाइड होती है। तो 1 अंडर न्यूरिशमेंट, 2 चाइल्ड वेस्टिंग, 3 चाइल्ड स्टंटिंग एंड 4 चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इसका आंसर है आंसर D, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये चारों बेसिस पे जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो है उसकी जो रैंक है वो डिसाइड होती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला डेट कैप्चर 3 डायमेंशन, insufficient caloric intake, child undernutrition and child mortality using the 4 indicator। अंडर न्यूट्रिशमेंट मतलब जो चाइल्ड है वो कितना अंडर न्यूरिश्ड है और कितना कैलोरी इनटेक कर रहा है, उसकी इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक कर रहा है। और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कि जो चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 ईयर है उनका मतलब लो वेट फॉर हाइट निकाला जाता है। और चाइल्ड स्टंटिंग में क्या है, लो हाइट फॉर एज निकाला जाता है, चाइल्ड फॉर द एज ऑफ 5 ईयर। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब कि अंडर द एज ऑफ 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है चिल्ड्रन का। तो यहाँ आपको यहाँ ध्यान रखना है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए जैसे चाइल्ड वेस्टिंग की आपको डेफिनेशन दे दिया, फिर आपको इनको लगाने के लिए दे दिया कि चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, स्टंटिंग क्या होता है, इस टाइप से। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो अंडर 5 एज का जो है वो चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग और मोर्टेलिटी देखता है। तो हमारा क्विज़ यहीं फिनिश होता है। आप डेली क्विज़ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मैं उस पर काफ़ी कुछ आर्टिकल्स शेयर करती हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।